Hello students, today we will discuss 6th chapter of history which is Mahatma Gandhi and the national movement. तो पिछली बार हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, अब इस बार पढ़ेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में. महात्मा गांधी gave the call for civil disobedience movement in 1930. This movement was to be different from the non-cooperation movement in the sense that non-cooperation movement sought to bring the working of the government to a standstill by non-cooperating with the administration, whereas the civil disobedience movement was an attempt at paralyzing the administration by breaking some specific rules and regulations. The circumstances that led to civil disobedience movement were the following. अब क्या हुआ, इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क था. क्या फ़र्क था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ये था कि वो गवर्नमेंट की जो इंडियंस थे वो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट का कामकाज नहीं करेंगे और उनका जो कामकाज है वो ठप पड़ जाएगा. पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को भी तोड़ा जाएगा. तो ये थी मूवमेंट. देन आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मूवमेंट अराइज हुई. साइमन कमीशन. इन नवंबर 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन. अब एक कमीशन बिठाई गई, ठीक है. उस कमीशन का काम क्या था कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ चाहिए, ठीक है. द कमीशन वॉज कम्पोज ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. इट हैड नो इंडियन मेंबर. इसमें सिर्फ ब्रिटिश मेंबर ही थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. दिस वॉज सीन एज अ वायलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ. तो इससे क्या हुआ कि इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट को एक धक्का लगा. उनको लगा कि हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ हमारी जो डिटर्मिनेशन है, इसको वायलेट किया जा रहा है. As its Madras session 1927 presided over by Dr. Ansari, the National Congress decided to boycott the commission at every stage and in every form. The Muslim League and the Hindu Mahasabha decided to support the Congress decision. In fact, the Simon Commission united at least temporarily different groups and parties in the country. तो अब क्या हुआ कि मद्रास सेशन में जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो ये कमीशन है इसका बॉयकॉट करेंगे, ठीक है. तो अब इसके लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों पार्टीज़ ये भी क्या इससे सहमत थी कांग्रेस से. तो साइमन कमीशन में एक अच्छा काम ये किया कि सारे ग्रुप्स को इकट्ठा खड़ा कर दिया, यूनाइट कर दिया. On February 3, the day the commission reached Bombay, on all India Hartal was organized. Wherever the commission went, it was greeted with hartals and black flag demonstrations under the slogan "Simon, go back." The government used brutal suppression and police attacks to break the popular opposition. On October 30, 1928, while leading a demonstration at Lahore railway station, Lala Lajpat Rai lost his life as a result of lathi blows from the police. तो अब क्या हुआ कि जहाँ भी ये साइमन कमीशन जाती थी, ठीक है, वहाँ हड़ताल कर देते थे ये इसको अपोज करने के लिए, ठीक है. मार्च निकालते थे उसके खिलाफ और एक स्लोगन था साइमन गो बैक उसके अंतर्गत. तो अब इसको सप्रेस करने के लिए तो जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, लाठियाँ चलानी शुरू कर दी, पुलिस अटैक्स करवाए. तो इसकी वजह से क्या हुआ, लाला लाजपत राय की जान चली गई थी ऐसे एक लाठी चार्ज में, ठीक है. देन क्या आता है, रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन. डायरेची शुड बी एबोलिश्ड एंड देयर शुड बी कंप्लीट ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बट द गवर्नर शुड बी गिवन ओवरराइडिंग पावर्स इन सर्टेन मैटर्स लाइक द इंटरनल सिक्योरिटी. अब क्या है, ड्यूल गवर्नमेंट थी जो उसको ख़त्म करने की बात कही कि ये ख़त्म होनी चाहिए. देन आता है फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर शुड एम्ब्रेस नॉट ओनली ब्रिटिश इंडिया बट ऑल्सो द प्रिंसली स्टेट्स. जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो ओनली ब्रिटिश इंडिया पर ध्यान नहीं देगी, मतलब और जो नवाबी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन पर भी बराबर का अधिकार देना चाहिए उनको ये. देन द गवर्नर जनरल शुड सिलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट. तो गवर्नर जनरल वो अपनी कैबिनेट के मेंबर्स खुद सिलेक्ट करने चाहिए. देन ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स शुड स्टे ऑन इंडियन रेजिमेंट्स फॉर मैनी मोर ईयर्स. जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको इंडियन रेजिमेंट में थोड़ा टाइम और रहना चाहिए. देन हाई कोर्ट्स शुड बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो हाई कोर्ट्स के ऊपर सीधा अधिकार किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार होना चाहिए. देन आता है नेहरू रिपोर्ट 1928.
Lord Birkenhead, the Secretary of the State for India, justified the exclusion of Indians in the Simon Commission. एक साइमन कमीशन के अंतर्गत उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी इंडियंस के ऊपर। क्या था वो? ही सेड दैट द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड एंड कुड नॉट अराइव एट एन एग्रीड स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं वो एकजुट नहीं हैं और किसी एक समझौते पर नहीं पहुंचते। टू रिफ्यूट दिस चार्ज एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वर कन्वीन्ड इन 1928 टू टेक अप द चैलेंज पोज्ड बाय लॉर्ड बिरकनहेड। तो अब इस चीज़ को गलत दर्शाने के लिए एक ऑल पार्टीज़ ने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंतर्गत उन्होंने चैलेंज लिया कि जो लॉर्ड बिरकनहेड ने जो उसने इल्ज़ाम लगाया उसको हमें गलत साबित करना है। लिबरल्स एंड असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ द हिंदू महासभा, द मुस्लिम लीग एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस केम टुगेदर। सारी पार्टीज़ के बंदे इकट्ठे आए। मोतीलाल नेहरू वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी विद सर तेज बहादुर सप्रू एंड एन.सी. केरकर। तो याद रखना है कि कौन था चेयरमैन उस टाइम पे इस पार्टी का, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। तो द रिपोर्ट सबमिटेड बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। जो रिपोर्ट सबमिट की गई ऑल पार्टीज़ की तरफ से वो उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेटस। देन आता है पॉपुलेशन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन। देन आता है नई स्टेट्स बनाना अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। देन आता है 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, सर्चेस एंड सीजर्स एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो अब अपने फंडामेंटल राइट्स को आगे रखा उन्होंने, 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू वोट देने का अधिकार। उसके बाद जो उन्होंने वो किया था कि बिना वारंट के अरेस्ट करना, तो उस चीज़ को रखा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन आता है डेक्लरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। The Calcutta session of the Congress had served an ultimatum to the British government to accept the Nehru report by the end of 1929 or to face a mass movement. तो अब उन्होंने कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने एक मतलब उन्होंने दो चीज़ें दे दी उन्हें, मतलब दो ऑप्शंस रखी है उनके सामने, या तो आप नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो 1929 एंड तक, या फिर आपको लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट सहने पड़ेंगे, ठीक है। Since the 1 year time limit set at the Calcutta session passed without any positive response from the British government, the Nehru report was declared to have lapsed at the Lahore session of the Congress in 1929. Jawaharlal Nehru was made the president of the Congress at the historic Lahore session of 1929. It passed a resolution declaring Pooran Swaraj to be objective of the Congress. तो अब जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया लाहौर सेशन में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक एम डिक्लेयर किया कि जो कांग्रेस का मेन एम क्या होगा कि हमें स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑन द मिडनाइट ऑफ December 31, 1929, Jawaharlal Nehru led a procession to the banks of the river Ravi at Lahore and hoisted the tricolor. He proclaimed that it was crimes against men. The Congress Working Committee met in January 1930 to decide the following program. वो रिवर रावी तक गए और वहाँ पे जाके उन्होंने झंडा फहराया, ठीक है। अब उनकी जो कमेटी थी, वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो जनवरी 1930 में मिली और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या क्या करेंगे। प्रिपरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तैयारी करेंगे। एज पर द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन द वर्ड स्वराज इन द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन वुड thenceforth मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, विच वॉज सेट फोर्थ। जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी उसको मेन गोल बना लिया गया, ठीक है। ऑब्जर्वेंस ऑफ 26th of January एज द पूर्ण स्वराज डे ऑल ओवर द कंट्री विद द होस्टिंग ऑफ ट्राइकलर फ्लैग। तो अब जो 26 डे है उसको एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंस का दिन माना जाना लगा। देन रेजिग्नेशन बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया लेजिस्लेचर में। विदड्रॉल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो एसोसिएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई थी उनका रिज़ाइन देना, ठीक है। देन आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन February 1913 एट साबरमती आश्रम एंड वेस्टेड इन गांधी जी पावर टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो अब जो वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो February 1930 में मिली ताकि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको लॉन्च कर सके। बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट, गांधी जी served on the British government an 11-point ultimatum. After waiting in vain for the government response to the ultimatum, Gandhiji started the movement with his famous Dandi March from Sabarmati Ashram to Dandi on the Gujarat coast.
पहले उन्होंने गांधी जी ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको 11 पॉइंट का अल्टीमेटम दिया कि आप ये चीज़ें मान लो हमारी, हम नहीं करेंगे मूवमेंट। पर जब उन्होंने वेटिंग मतलब बहुत देर वेट की और कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से, देन उन्होंने क्या था ये मूवमेंट स्टार्ट की। कैसे? एक डांडी मार्च से साबरमती आश्रम से लेकर डांडी ऑन गुजरात कोस्ट तक, ठीक है, गुजरात के तट तक। देन आता है डांडी मार्च। On 12th March, Mahatma Gandhi began the historic march from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on the Gujarat sea coast. A number of people followed him. On morning of 6th April, Gandhiji violated the salt law at Dandi by picking up some salt left by the sea waves. According to the salt law, the government had the monopoly to manufacture and sell the salt. अब उन्होंने क्या किया कि 12 मार्च को अपना डांडी मार्च शुरू किया। ये हमने पहले पता लगा कि साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक उन्होंने मार्च करना था, ठीक है। तो अब उन्हें इस मूवमेंट के अंतर्गत जो हमने पहले पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी तोड़ सकते थे इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो उन्होंने एक लॉ को तोड़ा। वो क्या था? सॉल्ट लॉ। इसके अंतर्गत क्या था? उन्होंने कुछ सॉल्ट उठाया, सी वेव्स ने जो छोड़ा था वहाँ पे कोस्ट पे, ठीक है। तो इस सॉल्ट लॉ के अंदर क्या था कि जो गवर्नमेंट थी उनके हाथ में ही पावर थी कि वो ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बेच सकते हैं सॉल्ट को। तो इस लॉ को तोड़ा। He had selected to attack the salt law because the salt tax affected all sections of society. तो उन्होंने इस लॉ को अटैक करने का इसीलिए सोचा क्योंकि जो ये लॉ है इसकी वजह से बहुत सारे सेक्शंस जो थे वो इफेक्ट हो रहे थे, खासकर जो गरीब लोग थे वो। गांधी जी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। तो इस सॉल्ट लॉ के टूटने के साथ ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई। तो अब द प्रोग्राम्स ऑफ द मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के कौन से प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूड थे? सबसे पहले तो सॉल्ट लॉ के ऊपर अटैक, देन लिक्विड शराब का बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, कपड़े, ब्रिटिश गुड्स, उन सब का बॉयकॉट, देन जो टैक्सेस रेवेन्यूज़ थे उनको पे नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें किस में आती थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत, ठीक है। अब आता है कि रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था इस पर, क्या उन्होंने किया? द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू फायरिंग, लाठी चार्जेस एंड लार्ज स्केल इम्प्रिजनमेंट। ओवर 90,000 सत्याग्रह इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर्स एंड गांधी जी वर इम्प्रिजन्ड। तो अब उन्होंने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में लाठी चार्ज करना शुरू किया, फायरिंग करनी शुरू की, और लोगों को जो इसमें जो लोग थे उनको जेल में डालना शुरू किया। तो 90,000 सत्याग्रही इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर गांधी जी को जेल में डाला गया। द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द नेशनलिस्ट प्रेस। तो अब उन पे क्या किया गवर्नमेंट ने, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। देयर वर डेमोन्स्ट्रेशन एट पेशावर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गफर खान। A platoon of Garhwal troops refused to open fire on the demonstrators. The commander of the platoon, Thakur Chandra, and others were severely punished. अब क्या हुआ कि जो गफ़र खान थे, खान अब्दुल गफ़र खान, उनकी अरेस्ट के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट किया गया। तो जो एक प्लेटून थी गढ़वाल ट्रूप्स की, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इन पर गोलियां नहीं चलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ठाकुर चंद, जो उनके कमांडर थे ठाकुर चंद्र सिंह और उनके साथी, उन सभी को पनिश किया गया। प्रोटेस्ट मीटिंग वर हेल्ड एवरीवेयर। द टेक्सटाइल्स एंड रेलवे वर्कर्स ऑफ मुंबई वेंट ऑन स्ट्राइक। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ फायरिंग एट दिल्ली एंड कोलकाता। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे विद्रोहों के लिए मीटिंग्स रखी हुई, ठीक है, और बहुत सारे वर्कर्स, जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे और जो क्या कहते हैं हमको रेलवे वर्कर्स थे, वो भी स्ट्राइक पर चले गए। इसके फायरिंग भी हुई बहुत जगह पे, जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, ठीक है। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड 3 सेशंस विच आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 12, 1930 टू जनवरी 19, 1931। ये डेट याद रखनी है आपको, तीनों कॉन्फ्रेंसेस की डेट याद रखनी है। देन the first round table conference was held in London. The Congress, which was unhappy with the report of Simon Commission, boycotted the conference, but other political parties and interest groups were well represented. अब क्या हुआ कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई लंदन में,
पर कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो अनहैप्पी थी किसकी रिपोर्ट से, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस कॉन्फ्रेंस को। पर अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। द ब्रिटिश रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस, तो एक तरह से ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि ये व्यर्थ है कॉन्फ्रेंस रखना, फ्यूटिलिटी मीन्स व्यर्थ है कॉन्फ्रेंस रखना विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव तब तक यहाँ पे नहीं होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है रखने का। देन गांधी इरविन पैक्ट, अब जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उसके बाद ये पैक्ट हुआ। सिंस द सत्याग्रह कुड नॉट बी सप्रेस्ड, तो गवर्नमेंट को पता था कि जो सत्याग्रह है उसको हम दबा नहीं सकते। थ्रू तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर स्टार्टेड नेक, तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने तेज बहादुर सप्रू और जयकर के थ्रू गांधी जी से जेल में थोड़ी वाद विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। दिस रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ ए पैक्ट बाय गांधी जी एंड लॉर्ड, तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकला कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट साइन किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत अब गवर्नमेंट को क्या क्या मानना था कि जो लॉज पास किए गए थे सारे लॉज को वापस लेना। देन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो जेल में थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे जो जेल में, उन सभी को निकाल देना एक्सेप्ट उनको जिन्होंने कोई लॉ को वॉयलेट किया है। देन परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिक्विड एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स, बैन करना लिक्विड को और जो फॉरेन के क्लोथ शॉप हैं उनको। देन रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सत्याग्रह, जो जब्त की गई प्रॉपर्टीज़ थी सत्याग्रह की लोगों की, वो वापस करना। देन परमिट द फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन नियर द सी कोस्ट, जो सी कोस्ट के नियर लोग रहते हैं वो फ्री में मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट को बेच सकते हैं। देन इसके रिटर्न में कांग्रेस को क्या मानना था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस एक्सेसेस। अब ये सब जो गवर्नमेंट थी इसीलिए किया ताकि जो कांग्रेस है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले। ठीक है, अब क्या होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर 7 टू दिसंबर 1, 1931, डेट्स याद रखनी है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इट वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, अब कांग्रेस ने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गांधी जी के द्वारा। तो अब क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से गांधी जी ने एक तरह से शिरकत की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो अब इसमें ये मांग की गई, ठीक है, इसमें ये मांग की गई कि इसमें माइनॉरिटी इश्यूज़ को उठाया गया कि हमें मुस्लिम्स के अलावा जो रिप्रेस्ड क्लास थी उनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, देन आता है द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस और सेटिंग अप ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिसीडेड इनटू द ग्राउंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एकदम से डोमिनियन स्टेटस देने को मना कर दिया। ठीक है, और गांधी जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा इसकी वजह से कि हम एक झटके में आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। देन आता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कब से कब तक हुई, नवंबर 17, 1932 से दिसंबर 24, 1932 तक। इट वॉज अटेंडेड बाय 46 डेलीगेट्स ओनली। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब इसको सिर्फ 46 रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या क्या अटेंड किया। ठीक है, अब कांग्रेस ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस एन अवार्ड नोन एज कम्युनल अवार्ड। तो इसके कंक्लूजन में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया एक कम्युनल अवार्ड। इसके अंतर्गत क्या था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी किसको, मुस्लिम्स को, बुद्धिस्ट को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड को लॉन्च किया। अगर कोई पूछे कम्युनल अवार्ड क्या है तो ये बताना है कि
This award provides separate representation to the Muslims, Buddhists, Sikhs, Indian Christian, Anglo-Indians, Europeans and the depressed class. Okay. Then आता है महात्मा गांधी strongly opposed this award on the grounds that it would disintegrate Indian society and started a fast in protest against it. तो अब गांधी जी ने इसका अपोज इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए कि ये एक तरह से जो इंडियन की यूनिटी है इसको ख़राब करेगी, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में भूख हड़ताल रखी, फास्ट। ठीक है। ऑन 25 सितंबर 1932 एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड द कांग्रेस। तो अब इसके कंक्लूजन में क्या हुआ कि एक पूना पैक्ट साइन हुआ किसके बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बीच। याद रखना है, पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने फास्ट किया था किसके अगेंस्ट, कम्युनल अवार्ड्स के अगेंस्ट। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब क्या हुआ कि ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की जगह पे उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देनी शुरू कर दी। जो अर्जी विधानसभा थी उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगी डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है, तो ये चीज़ देनी शुरू कर दी। ड्यू टू द पैक्ट द डिप्रेस्ड क्लास रिसीव्ड, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि डिप्रेस्ड क्लास को कितनी सीट्स मिलेगी, 148 सीट्स। ठीक है, पहले कम्युनल अवार्ड में कितनी मिलती थी, 71। देन आता है रिन्यूअल of civil disobedience movement. After the failure of the talks at the second round table conference, गांधी जी came back to India. अब जब कोई कंक्लूजन नहीं निकला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब गांधी जी खाली हाथ वापस आए, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s in the world and hit the farmers of India. गांधी sought an interview with Viceroy Wellington. The interview was refused. The Congress passed a resolution for the renewal. अब इसके अगेंस्ट में क्या किया कांग्रेस ने, ये डिसाइड किया हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से लाएंगे। ऑन जनवरी 4 1932 गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो इसकी वजह से गांधी जी को अरेस्ट किया गया जनवरी 4 1932 में। गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू रिप्रेशन, इशूड ऑर्डिनेंसेस एंड एज्यूम्ड स्पेशल पावर। द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में लॉज को इशू किया और अपने लिए स्पेशल पावर्स एज्यूम की ताकि वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको सप्रेस कर सके। द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड एंड देयर प्रॉपर्टीज वर सीज्ड। कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वगैरह थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हड़प लिया गया। ठीक है, द सिविल डिसोबीडियंस लॉस्ट इट्स फोर्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो एक तरह से फेल हो गई। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब क्या क्या इम्पैक्ट हुए, कुछ इम्पैक्ट पढ़ेंगे हम इनके। द मूवमेंट कॉज अ टाइड ऑफ पेट्रियोटिक fervor in the country that would not leave the government in peace. The government withdrew the ban on the Congress in June 1934. The suspension of the movement did not mean that people had abandoned the struggle for freedom. तो अब क्या हुआ कि इस मूवमेंट की वजह से एक देशभक्ति की भावना जागी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकी और जो गवर्नमेंट थी उसको बैन हटाना पड़ा कांग्रेस के ऊपर से। उन्होंने जून 1934 को बैन हटा दिया। ठीक है, पर ये मूवमेंट तो ख़त्म होगी, पर इसका ये मतलब नहीं था कि जो लोग हैं वो फ्रीडम के लिए अब नहीं लड़ेंगे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाइडन द बेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ए लार्ज नंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स लाइक मर्चेंट एंड शॉपकीपर्स, पीसेंट्स, ट्राइबल्स एंड वर्कर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर मोबिलाइज्ड फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से जो स्ट्रगल थी फ्रीडम के लिए वो ज़्यादा दूर तक फैली और बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत जुड़े। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े अलग अलग सेक्शन से। ठीक है, देन आता है इट मेड पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से लोगों को ये समझ में आए कि नॉन वायलेंस का जो सिद्धांत है वो कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वायलेंस ना करके सहन शक्ति और करेज के साथ लड़ें तो हम जल्दी जीत सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब टाइम लगेगा पर जीत सकेंगे हम। द मूवमेंट ऑल्सो पॉपुलराइज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रभात फेरीज इन विच हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वांटेड। तो अब अपने बात फैलाने के लिए अलग अलग कुछ नए मेथड्स भी आए, जैसे प्रभात फेरीज, जैसे हम अपने विलेजेस में निकालते हैं कि सुबह सुबह देशभक्ति का गाने गा के लोग मॉर्निंग में प्रभात फेरी निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। देन जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनको टेम्पल्स में,
ठीक है, और कुएं में पानी भरने में जो पहले मनाही करते थे वो अब हटा दी गई। देन इट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड टू मेक देम इक्वल पार्टनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी पॉलिटिक्स में और उनको भी इक्वल पार्टनर माना जाने लगा कि हम जो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें वो भी इक्वल के पार्टनर हैं। देन आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से, ठीक है, वो उनको आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। वो एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर और एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए सोशल ईवल जैसे अनटचेबिलिटी, छूतछात, कास्ट सिस्टम्स को हटाने में। उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने यही चीज़ें देखी थी, ठीक है। जब वो छोटे थे, जब वो वॉन टू रामजी मालोजी सकपाल एंड भीमराव सकपाल ऑन अप्रैल 14, 1891 एक महू इन मध्य प्रदेश में उनका जन्म, ठीक है। चाइल्डहुड डेज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा जाति प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा, ठीक है। जब वो स्कूल में जाते थे तो दूसरे जो बड़ी जात के लोग थे उनके साथ बैठ के वो पढ़ नहीं सकते थे, टीचर्स उन पर कम ध्यान देते थे, ठीक है। देन उसके बाद वो कॉलेज में गए विच वॉज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बिकमिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज कम्युनिटी टू डू सो। तो उसके बाद जब वो कॉलेज में गए तो वो पहले ऐसे बन गए जो अपनी कम्युनिटी से उठ के कहीं पे पढ़ने गए थे किसी कॉलेज में। देन इन 1921 देन उन्होंने BA की डिग्री ली इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। देन उन्हें स्कॉलरशिप मिली पढ़ने के लिए गायकवाड़, स्कॉलरशिप अवार्डेड बाय द गायकवाड़ रूलर ऑफ बड़ौदा। गायकवाड़ रूलर ऑफ बड़ौदा के ज़रिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली कि वो कहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। उन्होंने अपना MA का एग्ज़ाम पास किया जून 1915 में और PhD इकोनॉमिक्स ली 1927 में एट द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ही टूक ए मास्टर डिग्री 1921। 1923 फिनिश हिज लॉ स्टडीज एंड was admitted to the British bar as barrister. While practicing law in the Bombay High Court, he tried to uplift the Dalits in order to educate them. His first organized attempt to achieve this was Bahishkrit Hitkari. To achieve this was Sabha to promote education and social economic improvement as well as the welfare of the depressed classes. अब उन्होंने इसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा, जो नीची जाति के लोग थे उनको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की। इसका जो हम ये भी देख सकते हैं कि जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगी थी तो वो चीज़ भी इन्होंने, उनके एफर्ट्स ही थे जो उन्होंने ऐसा किया। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर सकें। इसीलिए तो उन्हें आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। उनकी डेथ हुई कहाँ पे, दिल्ली में, December 6, 1956 में। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किए जो मॉडर्न इंडिया को शेप करने के लिए, ठीक है। उन्होंने लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से रहने और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बात सिखाई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।